हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसमें हमारा आज का टॉपिक है एड्स। अब हम पढ़ते हैं एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस डिसीज में पर्सन की जो इन्फेक्टेड पर्सन रहता है उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो बहुत वीक हो जाता है। यहाँ पर एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित, यानी कि ये डिसीज़ जो है वो बाई बर्थ नहीं होती है या जन्मजात नहीं होती है, बाद में एक्वायर्ड होती है, इसीलिए इसको एक्वायर्ड नाम दिया गया है। इम्यूनो डेफिशिएंसी, इस डिसीज़ में पर्सन का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है, इसीलिए यहाँ पर इम्यूनो डेफिशिएंसी से बोला गया है। और सिंड्रोम्स मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि इस डिसीज़ में कोई एक सिम्टम्स नहीं शो होता है, बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं it is a disease in which immune system gets damaged slowly and it is an acquired disease showing lots of syndrome। तो ये डिसीज़ जो है वो कैसी है? ये डिसीज़ वो डिसीज़ है जिसमें इम्यून सिस्टम जो होता है वो धीरे धीरे डैमेज होता है, और ये एक्वायर्ड डिसीज़ होती है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो शो होते हैं। एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 इन यूएसए। इस डिसीज़ को सबसे पहले 1981 में यूएसए में रिपोर्ट किया गया था। द कॉजेटिव एजेंट इन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो डिसीज़ है, ये डिसीज़ जो होती है एक वायरस की वजह से होती है और ये इसका पॉजिटिव एजेंट माना जाता है। और ये वायरस कौन सा है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो वायरस है HIV बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड रेट्रोवायरस। ये वायरसेस के जिस ग्रुप को बिलोंग करता है वो कौन सा है? रेट्रोवायरस है। इट हैज़ RNA जीनोम एनक्लोज इन एन एनवलप। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है और ये चारों तरफ से एक एनवलप से कवर्ड रहता है। HIV इज ट्रांसमिटेड बाय, HIV डिसीज़ जो है वो किस तरह से ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? तो इसमें फर्स्ट है आपका सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जब किसी हेल्दी पर्सन का इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो ये डिसीज़ ट्रांसमिट होगी। इन्फेक्टेड पर्सन से ये डिसीज़ ट्रांसमिट हो जाएगी हेल्दी पर्सन में। सेकेंड हम देखेंगे ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। जब इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड या कोई ब्लड प्रोडक्ट, जिसे कहा गया कि कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट मींस इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट जो है वो किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है। तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं किए जाते हैं, तो कंटामिनेटेड ब्लड अगर हेल्दी पर्सन में पहुंच जाता है तो ये डिसीज़ जो होगी वो ट्रांसमिट हो जाएगी हेल्दी पर्सन में। शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, इन्फेक्टेड निडल्स को शेयर करने से भी ये डिसीज़ होती है। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने सीरिंज को यूज़ किया है, निडल को यूज़ किया है, और वही सीरिंज अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज़ करता है तो इस तरह से भी ये डिसीज़ जो होगी वो ट्रांसमिट होती है। इन्फेक्टेड मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, अगर ये डिसीज़ किसी मदर में है, इन्फेक्टेड है मदर, तो उससे होने वाले जो चाइल्ड होगा, अनबॉर्न चाइल्ड जो होगा, उसमें प्लेसेंटा के थ्रू ये डिसीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। पीपल हु आर ससेप्टिबल टू इन्फेक्शंस आर, ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें कि इस डिसीज़ के इन्फेक्शंस के ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है या खतरा ज़्यादा होता है? तो फर्स्ट हम देखेंगे ड्रग एडिक्ट्स हु टेक इंट्रावीनस ड्रग इंजेक्शंस। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, आपने देखा होगा कि वो ड्रग्स जो हैं वो इंजेक्शंस के थ्रू ले रहे हैं। ये इंजेक्शंस कहाँ पर लगाए जाते हैं? वेन्स के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रावीनस ड्रग इंजेक्शंस बोलते हैं। कि ये पर्सन जो हैं जब इंट्रावीनस ड्रग इंजेक्शंस लेते हैं तो ऐसे में ये डिसीज़ जो है वो ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। Individuals who are involved with multiple sexual partners,
ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके बहुत सारे लोगों के साथ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिनके बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, उनमें इस डिसीज़ के ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार बहुत जल्दी जल्दी ब्लड की ज़रूरत होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है उनमें। तो ऐसे में इन पर्सन्स में भी इस डिसीज़ के ट्रांसमिट होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, खतरा बढ़ जाता है। चिल्ड्रन बॉर्न टू HIV पॉजिटिव मदर, और ऐसा चिल्ड्रन जो पैदा हुआ है ऐसी मदर से जो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव थी। तो HIV पॉजिटिव मदर से पैदा होने वाले जो बच्चे रहते हैं उनमें भी ये डिसीज़ के ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या खतरा हम बोल सकते हैं ज़्यादा होता है। यहाँ पर यह ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि HIV एड्स जो है वो केवल इन्फेक्टेड पर्सन को छूने से, टच करने से या उनकी बॉडी के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता है। ये डिसीज़ कैसे फैलती है? जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनकी बॉडी से निकलने वाला जो फ्लूइड होता है वो सिक्रीट होता है और वो किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है, उससे ये डिसीज़ फैलती है। किसी इन्फेक्टेड पर्सन को टच करने से या उससे बात करने पर या उसके कांटेक्ट में आने पर ये डिसीज़ जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि HIV या एड्स इन्फेक्टेड जो पीपल होते हैं उनको फैमिली से या सोसाइटी से उनको अलग नहीं किया जाए। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो एड्स होते हैं, एड्स होने में और उसके सिम्टम्स दिखने में बहुत लंबा गैप होता है, और ये गैप जो है वो कुछ महीनों से लेकर के कई सालों तक भी हो सकता है, इवन 5 to 10 ईयर भी ये हो सकता है। इन्फेक्शन होने के बाद में 5 to 10 ईयर के बाद में ये सिम्टम्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ HIV इन्फेक्शन की। HIV का इन्फेक्शन जो है वो कैसे होता है। वायरस एंटर्स द मैक्रोफेजेस आफ्टर एंटरिंग द बॉडी ऑफ ए पर्सन। ये वायरस जो HIV है ये पर्सन की बॉडी में एंटर करने के बाद में ये मैक्रोफेजेस के अंदर एंटर करता है। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं जो माइक्रोब्स को क्या करती हैं? एनगल्फ करती हैं, खाने का काम करती हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि ये स्पेशल फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं या इन्फेक्शियस माइक्रोब्स होते हैं, इन पर अटैक करती हैं, इनको डिस्ट्रक्ट करती हैं और इनको इंजेस्ट करती हैं। तो ये फेजेस जो होती हैं इनको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। तो जब वायरस किसी पर्सन की बॉडी में एंटर करता है तो ये कहाँ पर एंटर कर रहा है? पर्सन की बॉडी में एंटर करने के बाद में ये मैक्रोफेजेस के अंदर एंटर करता है। RNA gets replicated to form viral DNA by enzyme reverse transcriptase। यहाँ पर जो वायरस था, वायरस का RNA रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट हम पढ़ चुके हैं, रेप्लिकेशन मीन्स होता है कॉपी बनाना अपने जैसी, पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि RNA से फॉर्मेशन होता है वायरल DNA का, मीन्स ये रेप्लिकेशन कर रहा है, पर क्या बन रहा है यहाँ पर? RNA से DNA बन रहा है। और इस प्रोसेस को, RNA से DNA बनने की प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला था। और ये प्रोसेस जिस एंजाइम की हेल्प से होती है उस एंजाइम का नाम है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। Viral DNA gets incorporated into the host cell DNA and directs the infected cell to produce virus particles। यहाँ पर जो वायरल DNA था, ये वायरल DNA अब होस्ट सेल कौन सी? जो मैक्रोफेज सेल थी, इसके न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA के साथ में क्या करता है? ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है और जो इन्फेक्टेड सेल थी उसको अभी डायरेक्ट करने लगता है कि वो क्या प्रोड्यूस करे? वो वायरस पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करे। मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स एंड दस एक्ट्स एज HIV फैक्ट्री। और ये जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं ये अब लगातार वायरस पार्टिकल्स को बनाना शुरू कर देती हैं। जो HIV था इसको बनाने लगती हैं और इतने सारे इसमें HIVs प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इसे HIV फैक्ट्री का नाम भी दिया गया है। These virus particles enter into helper T lymphocytes TH cells in the blood where they continue to replicate and produce viral progenies। ये वायरस पार्टिकल्स जो थे
ये कहाँ पर थे? सेल के अंदर वायरस पार्टिकल्स थे जो सेल को HIV फैक्ट्री, हमने बोला कि ये फैक्ट्री बन जाती है सेल। तो ये सेल साथ ही क्या करते हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ब्लड के अंदर, आपको मालूम है कि ब्लड में टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। 2 टाइप की सेल्स हमने पढ़ी थी, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर जो टी लिम्फोसाइट सेल के बारे में हमने पढ़ा था कि टी लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं वो डायरेक्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाती हैं, लेकिन ये सेल्स जो होती हैं ये बी सेल्स को हेल्प करती हैं प्रोटीन बनाने में, या हम बोल सकते हैं एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर ये जो टी सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, इनमें वायरस पार्टिकल्स जो होगा वो एंटर करेगा और यहाँ पर ये रेप्लिकेट करके बहुत सारे वायरल प्रोजेनीज बनाता है, यानी कि बहुत सारे वायरस जो होते हैं इसमें तैयार होते हैं। द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। और इस तरह से जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है जिसमें HIV इन्फेक्शन था, ये इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी के अंदर जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं इनका नंबर, जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं इनका नंबर प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होने लगता है। एज द नंबर ऑफ टी सेल डिक्रीज द इम्यूनिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। जब यहाँ पर इन टी सेल्स का नंबर डिक्रीज होगा तो पर्सन की इम्यूनिटी जो होगी वो भी डिक्रीज हो जाती है। As a result, person cannot produce an immune response even against common bacteria like Mycobacterium, parasite like Toxoplasma, viruses and fungi. जब यहाँ पर टी सेल्स का नंबर डिक्रीज हो जाएगा तो पर्सन की इम्यूनिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, पर्सन जो होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाता है। इवन जो कॉमन बैक्टीरिया रहता है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम की बात कर रहे हैं, या हम कुछ पैरासाइट जैसे टॉक्सोप्लाज्मा है, दूसरे वायरसेस हैं या फंगाई हैं, इनके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम जो रहता है वो कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पर्सन की इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं। इस डिसीज़ में हमने शुरू में ही पढ़ा कि इस डिसीज़ में क्या हो रहा है, पर्सन की इम्यूनिटी जो होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो स्लोली क्या होने लगता है, डैमेज होने लगता है। और इवन छोटी से छोटी जो डिसीजेज होती हैं उनका इन्फेक्शन जो होता है इन पर्सन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रेट्रोवायरस है, ये रेट्रोवायरस किस तरह से रेप्लिकेट करता है एक सेल के अंदर। रेट्रोवायरस में हमने पढ़ा कि यहाँ पर ये प्रोटीन कोट होता है और इसके अंदर होता है आरएनए जीनोम होता है, वायरल आरएनए कोर है। वायरस जब एक नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है तो क्या होता है, इस टाइम यहाँ पर ये एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाइट कलर की सेल जो दिख रही है ये एनिमल सेल है। यहाँ पर रेट्रोवायरस का आरएनए सेल के अंदर एंटर करता है और ये आरएनए इंट्रोड्यूस हो गया कहाँ पर, सेल के अंदर। और अब ये आरएनए जो है ये डीएनए बनाता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि आरएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस होती है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस जिस एंजाइम की हेल्प से होती है उसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर वायरल आरएनए से वायरल डीएनए प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये वायरल डीएनए जो है ये होस्ट सेल के न्यूक्लियस के जो डीएनए है, या हम बोल सकते हैं कि इसका जो जीनोम होता है इसके साथ में इनकॉर्पोरेट होता है, और इसके साथ में इनकॉर्पोरेट होने के बाद में क्या करता है, ये न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस करता है। यानी कि यहाँ पर जो इन्फेक्टेड सेल है, इन्फेक्टेड सेल न्यू वायरल आरएनए को प्रोड्यूस करती है, और यहाँ पर बहुत सारे नए वायरस जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो वायरल डीएनए है ये सेल के डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट होने के बाद में ये इस सेल को ऑर्डर देता है, निर्देश देता है कि वो वायरल आरएनए को प्रोड्यूस करे। तो इस तरह से अब इस सेल के अंदर, इन्फेक्टेड सेल के अंदर वायरल आरएनए प्रोड्यूस होने लगते हैं। ये वायरल आरएनए से नए वायरसेस प्रोड्यूस होंगे, और जब ये वायरसेस इन सेल से रिलीज हो जाते हैं, ये वायरस आप देख रहे हो कि रिलीज हो रहे हैं, और रिलीज होने के बाद में ये वायरसेस जो रहते हैं वो दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। HIV का एक तरह से रेट्रोवायरस है। तो यहाँ पर HIV का जब आरएनए सेल के अंदर आता है, मैक्रोफेज के अंदर आता है, तो वहाँ पर आरएनए से डीएनए बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से,
और ये डीएनए जब सेल के न्यूक्लियस के डीएनए से इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो ये सेल को ऑर्डर करता है, निर्देश देता है कि वो क्या करे, नए वायरल आरएनए तैयार करे। और ये वायरल आरएनए जो इन्फेक्टेड सेल के अंदर बन रहे हैं वो क्या करते हैं, नए एचआईवी को तैयार कर लेते हैं। तो जब नए एचआईवी तैयार हो जाते हैं तो ये एचआईवी रिलीज होकर के, अभी हमने पढ़ा था कि ये ब्लड में टी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, टी सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं और वहाँ पर ये रेप्लिकेट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सेल होती है ये एक तरह से एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करने लगती है। यहाँ पर बहुत सारे एचआईवी जो हैं वो प्रोड्यूस होने लगते हैं। इन्फेक्टेड सेल जो रहती है वो सर्वाइव कर सकती है, इवन इसमें वायरस का रेप्लिकेशन हो रहा है या यहाँ से वायरस रिलीज हो रहे हैं, इसके बाद भी ये सेल्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मैक्रोफेजेस के अंदर जो है वो बहुत सारे एचआईवी जो हैं वो तैयार हो जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे रेट्रोवायरस जो है वो इस तरह से तैयार हो जाते हैं। ELISA enzyme linked immunosorbent assay is a widely used diagnostic test for AIDS. एड्स को डायग्नोज करने के जो टेस्ट कराया जाता है वो होता है ELISA। वाइडली यूज होने वाला ये टेस्ट है। ट्रीटमेंट विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। इस डिसीज को रोकने के लिए जो ट्रीटमेंट कराया जाता है उसमें जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं, और ये जो ड्रग्स होते हैं ये पार्शियली इफेक्टिव होते हैं, यानी कि ये डिसीज को रोक नहीं सकते हैं। क्या होता है कि इन ड्रग्स के यूज से कोई भी पर्सन जो है उसकी डेथ जो है वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, आगे खिसका सकते हैं, पर हम उसको रोक नहीं सकते हैं। एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसकी रोकथाम करना ही सबसे सरल उपाय है। लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है कि ये डिसीज़ जो है वो किस तरह से स्प्रेड हो रही है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एड्स, तो एड्स अगर हम देखें तो हमारे सचेतन अवस्था में वो ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे कि हम अगर निमोनिया की बात करते हैं या टाइफाइड की बात करते हैं तो ये डिसीज़ तो अनजाने में ट्रांसमिट होती है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या हम बोल सकते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। लेकिन अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स तो हमारे होशो हवास में ट्रांसमिट हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, क्योंकि जब कोई पर्सन मल्टीपल लोगों से सेक्सुअल कांटेक्ट रखता है या वो इंट्रावीनसली ड्रग लेता है तो ये क्या है, ये हम पूरे होशो हवास में ये सब काम कर रहे हैं। तब ऐसे में ये डिसीज जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है। ये हो सकता है कि जब इन्फेक्टेड मदर होती है उससे चिल्ड्रन में जब ये डिसीज ट्रांसमिट होती है तो वहाँ पर हो सकता है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही हो, या इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है तो वहाँ पर प्रॉपर मॉनिटरिंग ना होने की वजह से ये डिसीज ट्रांसमिट हो सकती है। जब कोई पर्सन ड्रग लेता है या मल्टीपल उसके लोगों से सेक्सुअल कांटेक्ट होते हैं, ऐसे में ये डिसीज जो है वो पर्सन की होशो हवास में वो ट्रांसमिट होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो यहाँ पर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं एचआईवी इन्फेक्शंस को रोकने के लिए। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो लोगों को इस बारे में नॉलेज हो इसीलिए National AIDS Control Organization set up in 1991 and other NGOs educate people about AIDS. इसीलिए यहाँ पर जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि 1991 में सेटअप किया गया था, या दूसरे एनजीओज जो हैं वो पीपल को एजुकेट करते हैं, एड्स के बारे में बताते हैं। रोल ऑफ WHO टू प्रिवेंट HIV इन्फेक्शंस। अब हम WHO का रोल देखते हैं कि HIV इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में इसका क्या रोल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है, तो फर्स्ट इसमें है इंश्योर यूज ऑफ डिस्पोजेबल सीरिंजेस एंड निडल्स। यहाँ पर हमने बात की थी कि ये इन्फेक्टेड पर्सन की निडल्स जब कोई हेल्दी पर्सन यूज करता है तो उससे भी ये डिसीज ट्रांसमिट होती है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक है, उसमें डिस्पोजेबल निडल्स या सीरिंज जो है वो काम में लाई जाए, इसका अरेंजमेंट करना। सेकेंड हम देखेंगे इंश्योर कीपिंग ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV। यहाँ पर जो ब्लड बैंक होते हैं जिनमें ब्लड को रखा जाता है तो ये ब्लड बैंक ऐसे हों जहाँ पर जो ब्लड रखा गया है वो HIV इन्फेक्टेड नहीं हो, या हम बोल सकते हैं कि HIV से फ्री रखना, सेफ रखना, ये
किसका काम है? WHO जो है वो इसको देखता है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स, लोगों को फ्री कंडोम्स का वितरण कराते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूजेस, जो बोल सकते हैं कि जो ड्रग्स के कुप्रभाव होते हैं उनको रोकने का काम, उनको नियंत्रित करना। डिस्करेजिंग अनसेफ सेक्स एंड एनकरेजिंग रेगुलर चेकअप, और अनसेफ सेक्स को डिस्करेज करना और जो रेगुलर चेकअप है इसको एनकरेज करना, बढ़ावा देना। तो ये कुछ रोल हैं WHO के HIV इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। आज हमने पढ़ा एड्स के बारे में। ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।